हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे 2 दिन के करंट अफेयर 24 और 25 नवंबर को। 24 को मुझे बहुत ज़्यादा कुछ करंट अफेयर नहीं दिखा, तो फालतू में वीडियो बनाने का मुझे कोई मतलब नहीं लगा। तो इसलिए आज हम 25 और 24 2 दिन का करंट अफेयर देखेंगे। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत हम करेंगे कोटेशन से, जो हमें एक पढ़ाई के साथ साथ अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। तो आज का दोस्तों कोटेशन है, पहचान से मिला काम थोड़े बहुत समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। दोस्तों यहाँ से आपको ऐसा मोटिवेशन मिलने वाला है, जो मोटिवेशन आपके अंदर उम्र भर रहने वाला है। वो मोटिवेशन ये है कि आपको यहाँ से पढ़ कर ये समझना है कि आपको कोई भी काम, जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आपने कोई काम पकड़ा, ओके, काम करना शुरू किया, लेकिन वो काम आपको कैसे मिला? आपके पापा, भैया, किसी की सहायता से, किसी के नाम पे, ओके। तो ये बहुत कम समय के लिए रहता है और आपको उसमें मज़ा भी नहीं आएगा। और जस्ट इमेजिन कि अगर आपके नाम पे आपके पापा को, आपके भाई को, आपके फैमिली मेम्बर को लोग जान रहे हैं, तो सोचिए वो कितनी बड़ी बात है। तो ये मोटिवेशन अगर आप लेकर के तैयारी कर रहे हो, तो फिर आप बिल्कुल सक्सेस हो जाओगे। ये मोटिवेशन आपके अंदर हमेशा होना चाहिए कि हमारे नाम पे हमारे फैमिली वाले गर्व करें। तो इस मोटिवेशन को लेकर के आप आगे बढ़िए। जो टेम्प्रोरी होता है उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो अपने पैशन को फॉलो करिए, अपने फैमिली को प्राउड फील कराइए। चलिए अब देखते हैं अपना डेली का चैलेंज। दोस्तों हमारा डेली का चैलेंज होता है कि हमको सिंपली ये सिर्फ और सिर्फ 5 टास्क फॉलो करना होता है, मिनिमम 21 डेज तक। उसके बाद ये हमारा हैबिट बन जाता है और इसको फॉलो करते हुए हमें डेली जो 5 में से नंबर मिलता है वो कमेंट करके बताना होता है कमेंट सेक्शन में। क्योंकि इसको फॉलो करने में बस 1% ही सफल हो रहे हैं, तो हम सबको मिल करके उस 1% में आना है एट एनी रेट। मिनिमम 21 डेज तक फॉलो करिए। उसके बाद आपके पास एक बहुत ही अच्छा सा रूटीन बन जाएगा, जो आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में मदद करेगा। तो इसको फॉलो करिए। कोई समस्या है फॉलो करने में तो आप कमेंट करिए, हम बिल्कुल आपकी मदद करेंगे, ओके। चलिए देखते हैं आज का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है दोस्तों। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी ने किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? यानी कि आईसीसी ने किस देश के पीएम के खिलाफ ये गिरफ्तारी वारंट जारी किया, आपको बताना है। तो दोस्तों सामने ऑप्शन है, तो ये जारी किया गया है बी, इजराइल के पीएम के खिलाफ। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैटर क्या है। आईसीसी ने प्रधानमंत्री, क्या नाम उनका, बेंजामिन नेतन्याहू, इनके खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन और युद्ध अपराधों के आरोप में यह वारंट जारी किया है। ये है इनकी फ़ोटो दोस्तों। क्यों किया गया है? क्योंकि दोस्तों जो आप देखोगे किस कौन से देश के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे बात हो रहा है दोस्तों इजराइल के बारे में। तो ये है इजराइल। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पे जो हरा हरा आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये पैलेस्टीन एरिया था, और जो वाइट वाला है ये जीव का एरिया था। और अब धीरे धीरे देखिए क्या हाल हो गया है, इनकी संख्या बढ़ गई है और ये जो हरे हरे में है ये कम हो गया है। और यहाँ पे जो एरिया है गाजा पट्टी, यहाँ पे इजराइल के द्वारा बमबारी किया जाता है इन लोगों को हटाने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे ये मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगा है और इनके ऊपर वारंट जारी किया गया है। तो आप बस इनका नाम जानिए और ये मैप देखिए कि कहाँ पे है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे बनेगा कि यहाँ पे देखिए एक छोटा सा यहाँ पे सी है, यहाँ पे देखिए हर फोटो में दिखाई दे रहा है। तो इस सी का नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों मृत सागर। क्या नाम है? मृत सागर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डेड सी। तो ध्यान देना है कि ये कहाँ पे है, इजराइल और जस्ट बगल में इसके देश है जॉर्डन, इसी के बीच में है ये, ओके। तो ध्यान रखिएगा। और इसी देश में सबसे ऊपर, यहाँ पे इसी देश में सबसे ऊपर एक सागर है, नाम है उसका गलील सागर। तो ये देश अगर न्यूज़ में है तो यहाँ से मैप से 2 क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ये मृत सागर और गलील सागर कहाँ पे है? इजराइल देश के पास है। दोस्तों बात हो रहा है इजराइल का, तो इजराइल का राजधानी क्या है? यरूशलम, और मुद्रा है इजरायली शेकेल, ओके। दोस्तों ये है यहाँ के पीएम जिनके खिलाफ ये वारंट जारी किया गया है। और दोस्तों ये जो वारंट है जारी किया गया है आईसीजे के द्वारा, ओके। तो देख लीजिए इसके बारे में भी। आईसीजे मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसका दोस्तों स्थापना हुआ था 1945 में और इसका मुख्यालय है हेग में। और ये हेग है कहाँ पे? नीदरलैंड देश में है आईसीजे, ओके दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? भारत का पहला संविधान संग्रहालय किसके द्वारा उद्घाटित किया गया है? यानी कि इसका उद्घाटन कौन किया है आपको बताना है। देश का ये पहला संविधान संग्रहालय है। सामने दोस्तों ऑप्शन है, तो ये किसके द्वारा किया गया है? सी, लोकसभा का अध्यक्ष जो है ओम बिरला, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। देखिए दोस्तों इसके बारे में कहाँ पे हुआ है ये
ये दोस्तों भारत का पहला संविधान संग्रहालय है और उद्घाटन किया गया है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, जो कि कहाँ पे है, सोनीपत हरियाणा राज्य में है। तो ध्यान रखिए कहाँ पे हुआ है, हरियाणा राज्य में। और इसका शुभारंभ कौन किए हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। ओके। और दोस्तों ये जो संग्रहालय है ये 75 वर्षीय यात्रा का उत्सव मनाता है और इसके निर्माताओं को श्रद्धांजलि देता है। ओके। और इसका उद्देश्य क्या है, संविधान की सार्वजनिक समझ को बढ़ाना है और इसी के साथ साथ एक प्रमुख शैक्षिक गंतव्य बनाना है। ओके, ये है उद्देश्य इसका। दोस्तों बात हो रहा है संविधान का, तो देखिए भारतीय संविधान का निर्माण कब शुरू हुआ था, 1946 में। उस समय एक संविधान सभा बनाया गया था और उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और ये इसके जो अध्यक्ष बने थे प्रारूप समिति के, वो कौन थे, BR अम्बेडकर जी। ओके, ये भी सब एग्जाम में बार बार पूछता है दोस्तों। और जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में तैयार हुआ था, ये पूरा संविधान। दोस्तों तैयार होने के बाद इसको हम लोग कब अपनाए हैं, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया है और लागू कब हुआ है, ये 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों यहाँ पे बेसिक सा डिफरेंस है कि अपनाया कब गया है और लागू कब हुआ है। तो जब एग्जाम में आपके आए तो ध्यान दीजिएगा कि पूछ क्या रहा है, अपनाना या फिर लागू करना, क्योंकि दोनों के डेट में अंतर है थोड़ा सा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, संविधान दिवस। हमारे देश में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। तो ये भी आप ध्यान दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं दोस्तों, भारतीय संविधान को लिखा कौन है, तो लिखने वाले कौन है, वो उनका नाम है दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये है इसको लिखने वाले। ओके, नाम इनका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये भी एग्जाम में बार बार पूछता है कि संविधान को अपनी हैंडराइटिंग में लिखा किसने है, तो इन्होंने ही लिखा है। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, जनरल द्विवेदी को किस सेना ने मानद जनरल का खिताब दिया है। तो किसकी बात हो रही है, जनरल द्विवेदी जी को किस देश ने दिया है मानद जनरल का उपाधि। तो दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये दिया गया है सी, नेपाल सेना के द्वारा। देखिए इसके बारे में दोस्तों क्या बात हो रहा है यहाँ पे, भारतीय थल सेना अध्यक्ष ओके कौन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को 21 नवंबर को ये नेपाली सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। कहाँ पे, ये काठमांडू में जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ पे आयोजित एक विशेष समारोह में नेपाल के प्रेजेंट टाइम के जो राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, इनके द्वारा किया गया है। और ये कब से शुरू हुआ है, ये प्रथा दोस्तों 1950 में नेपाल के द्वारा शुरू किया गया था। और ये दोनों देश भारत और नेपाल सूर्य किरण नाम का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं और इस बार 2024 में नेपाल इसको आयोजित करने वाला है, जो कि 18वें नंबर का संस्करण होगा। तो क्या नाम है, सूर्य किरण, आपको ये ध्यान देना है। दोस्तों नेपाल की बात हो रही है तो नेपाल की मुद्रा क्या है, नेपाली रुपया है। और दोस्तों राजधानी यहाँ पे देखिए क्या है इसकी, काठमांडू है। ओके, यहाँ पे ये फोटो देखिए और यहाँ पे दोस्तों ये मैप देखिए भारत का नेपाल का। इस मैप से भी दोस्तों एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आता है कि नेपाल जो है भारत के कौन कौन से राज्यों से सटा हुआ है। तो ऊपर देखिए दोस्तों, एक राज्य है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, और इधर कौन सा है, वेस्ट बंगाल, और इधर है सिक्किम। यानी कि 1 2 3 4 5, यदि नंबर पूछे तो 5 राज्यों से, और यदि ये पूछे कि किस राज्य से सबसे ज़्यादा सीमा बाउंड्री शेयर करता है वो, तो दोस्तों वो यूपी से सबसे ज़्यादा। तो यहाँ से 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, 9वां अमूर फाल्कन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। कौन से महोत्सव की बात हो रही है, अमूर फाल्कन, जो कि 9वें नंबर का है। तो कहाँ पे हो रहा है ये आपको बताना है। तो दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये हो रहा है बी, मणिपुर में। कहाँ पे हो रहा है, मणिपुर में। देखिए इसके बारे में दोस्तों, इस फेस्टिवल में वन्य जीव संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत की दोहरी थीम पर जोर दिया गया है। किस पे, सांस्कृतिक विरासत की दोहरी थीम पर, यानी कि वन्य जीव संरक्षण और ये दोनों। और दोस्तों ये जो आमूर है क्या है, ये आमूर जो बाज है, ये बाज परिवार का दुनिया का सबसे लंबा यात्रा करने वाला छोटा रैप्टर है। रैप्टर मतलब शिकारी जानवर। ओके, जो अमूर फाल्कन है ये छोटे शिकारी पक्षी हैं जिसका नाम रूस और चीन की सीमा पर स्थित अमूर नदी के नाम पे रखा गया है। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि जो अमूर नदी है वो रूस और चीन की सीमा पे स्थित है। ओके, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है।
दोस्तों ये कहाँ पे हो रहा है? मणिपुर में। तो यहाँ के सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम में? बीरेन सिंह जी हैं। और राज्यपाल है कौन? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। ओके, इसी फेस्टिवल की बात हो रही है और इस पक्षी की बात हो रही है। ओके दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है मणिपुर का। तो मणिपुर से एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार आता है, क्योंकि यहाँ पे एक झील है, नाम है लोकटक झील। तो सभी एग्जाम में सीधे ऐसे क्वेश्चन आता है कि लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में है। और यदि ये पूछे कि लोकटक झील में एक दोस्तों नेशनल पार्क है, उसकी खासियत ये है कि वो पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा पार्क है जो तैरता हुआ है, यानी कि फ्लोटिंग करता हुआ है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है केबुल लामजाओ। तो यदि पूछे कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो मणिपुर में है। मणिपुर के लोकटक झील में। और ये पूरी दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। ओके दोस्तों, ये भी बार बार एग्जाम में आता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में ज्ञान कुंभ की शुरुआत हुई है? यानी कि क्या नाम है इसका? ज्ञान कुंभ। और ये भारत के यूटी यानी कि केंद्र शासित में हो रहा है। तो बताना है कि कहाँ पे शुरू हुआ है। सामने दोस्तों ऑप्शन है, तो ये शुरू हुआ है डी, पुदुचेरी में। ओके, देखते हैं इसके बारे में दोस्तों। पुदुचेरी में राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ शुरू हुआ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों फोटो है इसका। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के तहत छात्रों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। यहाँ पे ये काम होगा। ओके दोस्तों, और इसी के जैसे ही 5 से 9 फरवरी 2025 में नई दिल्ली में भी आयोजन होगा। ओके दोस्तों, बात हो रहा है पुडुचेरी का, जहाँ पे ये हो रहा है। तो देखिए इसके बारे में दोस्तों, ये जो पुडुचेरी है 1963 में ये भारत का अभिन्न अंग बना था। यानी कि इससे पहले ये किसके कब्जे में था? फ्रांसीसियों के कब्जे में था। और 1963 में ये भारत का अभिन्न अंग बना। और इसी वजह से पुदुचेरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रांसीसी सांस्कृतिक का सार, भारत का छोटा फ्रांस, पूर्व का फ्रेंच रिवेरा। तो ध्यान रहे एग्जाम में इसमें से कुछ भी पूछे तो इन सब का ऑप्शन क्या होगा? पुदुचेरी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जो पुदुचेरी है वो किसी एक जगह पे नहीं है। यहाँ पे मैप में क्या दिख रहा है आपको कि जो पुदुचेरी है ये 4 जगह को मिला करके एक पुदुचेरी बनता है। यहाँ पे देखिए यनम, पुदुचेरी, कराईकल और माहे, 4 जगहों को मिला करके पुदुचेरी बनता है। ओके दोस्तों, यनम कौन से राज्य में दिख रहा है आपको? ये है आंध्र प्रदेश में। माहे कहाँ पे दिख रहा है? ये है केरल में। और 2 क्षेत्र पुदुचेरी और कराईकल ये हैं तमिलनाडु में। यानी कि 3 राज्यों में ये 4 एरिया है। ओके, तो ध्यान रहे कि ये 3 राज्यों में है। और जो 2 पुदुचेरी और कराईकल है वो किस में है? तमिलनाडु में है। तो यदि पूछे कि सबसे ज़्यादा एरिया पुदुचेरी का किस राज्य में है, तो वो तमिलनाडु में है। ओके दोस्तों, इस मैप को आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? बिली जीन किंग कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? कौन से कप की बात हो रही है? बिली जीन किंग कप की। तो किसने जीता है 2024 में, आपको बताना है। सामने दोस्तों ऑप्शन है, तो ये जीता गया है सी, इटली के द्वारा। कौन जीता है? इटली जीता है। देखिए हाल ही में भारत के युद्धक विमानों के हवा में ईंधन भरने के लिए किस देश ने समझौता किया है? ओके, यानी कि अब हवा में ही फ्यूलिंग हो जाएगी। तो कौन सा देश करेगा? सामने दोस्तों ऑप्शन है, तो ये करेगा बी, ऑस्ट्रेलिया। ओके, देखिए दोस्तों इसके बारे में। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सैन्य विमानों के लिए हवा से हवा में ईंधन भरने के लिए समझौता हुआ है। ओके, देखिए यहाँ पे फ्यूलिंग हो रही है एयर में ही। और किसकी बात हो रही है? ये KC-30A द्वारा P-81 में ईंधन भरने की दिशा में ये पहला कदम है। ओके, तो इसके द्वारा भरा जाएगा P-81 में। बात हो रहा है ऑस्ट्रेलिया का जो फ्यूलिंग करेगा। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। दोस्तों यहाँ पे हम जब भी मैप पढ़ाते हैं तो आपको बार बार बताते हैं कि यहाँ पे ये सब फेमस क्या है? डेजर्ट है, जो हमारे एग्जाम में बार बार आता है। और यहाँ पे है ग्रेट बैरियर रीफ। ओके, और यहाँ पे है बास स्ट्रीट, और यहाँ पे है तस्मानिया सी। ओके, और यहाँ पे है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया।
ये सब एग्जाम में बार बार पूछता है। तो ये सब कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में ही है। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में कहाँ हाइड्रोजन संचालित बस का उद्घाटन ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है? तो किसकी बात हो रही है? हाइड्रोजन संचालित बस का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, ये आपको बताना है। तो दोस्तों सामने ऑप्शन है, तो ये हुआ है बी, लेह में। कहाँ पे हुआ है? लेह, यानी कि लद्दाख में हुआ है। देखिए इसके बारे में दोस्तों, यहाँ पे हरी झंडी दिखाई गई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लेह में एनटीपीसी की ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना का उद्घाटन किया है, जिसमें हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन, 1.7 मेगावाट का सौर संयंत्र और 11,562 फीट की ऊंचाई पर चलने वाली 5 ईंधन सेल बसें शामिल हैं। ओके, इस परियोजना में कहाँ पे हो रहा है? लेह में, यानी कि लद्दाख में। और यह सार्वजनिक सड़कों पर भारत की पहली हाइड्रोजन बस तैनाती है, जो कि पहली बार लेह में हो रहा है। ओके दोस्तों, कहाँ पे हो रहा है? लद्दाख में। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है लद्दाख का, तो आपको पता होगा कि जो लद्दाख है वो यूटी है। ओके, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, जो कि 2019 में बना था। और उस समय यहाँ के सबसे पहले उपराज्यपाल कौन बने थे? जो दोस्तों पहले बनते हैं ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम के लिए। तो जो सबसे पहले उपराज्यपाल थे यहाँ के, वो थे दोस्तों राधा कृष्ण माथुर। तो ये थे पहले यहाँ के उपराज्यपाल। और दोस्तों बात हो रहा है लद्दाख का, तो लद्दाख में ही है सियाचिन ग्लेशियर। ये भी एग्जाम में बार बार पूछता है कहाँ पे है। तो दोस्तों ये लद्दाख में है। और यहीं पे है नुब्रा घाटी। और यहीं पे जो एक और झील है, पंगोग झील, जहाँ पे हमेशा चीन आकर के अपना ध्वंस जमाता है, वहीं पे है पंगोग झील। ओके दोस्तों, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो ये यहीं पे है। और इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है साल्टोरो कांगड़ी। तो ये सबसे ऊंची चोटी है इस काराकोरम पर्वत श्रृंखला की, जो कि कहाँ पे है? लद्दाख में है। ओके दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगता है। अच्छा या बुरा, जैसा भी लगता हो आप खुल करके कमेंट करिए। ओके, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।